मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज का मेरा ये ऑनलाइन क्लासेस का व्याख्यान एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए है। एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स के सिलेबस में प्रोजेक्शन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में शामिल हैं। प्रोजेक्शंस में अर्थात प्रक्षेपों में अनेक प्रक्षेपों की रचना करना, उनकी उपयोगिता, उनके गुणधर्म, उनकी पहचान, ये तमाम बातें आपके सिलेबस में शामिल हैं और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैप्टर को, प्रक्षेप वाले पार्ट को बहुत ही ध्यान से समझें और अपनी परीक्षा की दृष्टि से, जो आपकी अकादमिक परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से, साथ ही आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से भी आप इसको पूरा महत्व देते हुए समझने की कोशिश करें। आज का हमारा जो प्रक्षेप है वह है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इस प्रक्षेप को बनाते समय ये कल्पना की जाती है कि प्रकाश स्रोत को अनंत दूरी पर माना जाता है। प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक जो देशांतर रेखा है उसकी लंबाई पृथ्वी का जो लघुकृत गोला है उसके ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है। इस प्रक्षेप में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शुद्ध क्षेत्रफल प्रदर्शित करने का गुण होता है, इसलिए इसको समक्षेत्र प्रक्षेप कहा। और चूंकि प्रक्षेप बेलनाकार है इसलिए इसका नाम बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप रखा गया। इसकी रचना सबसे पहले जोहन हेनरिच लैम्बर्ट नाम के विद्वान ने की थी, इसलिए इसका नाम अनेक बार हम इसके निर्माता के नाम के आधार पर लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी रखते हैं। ये जो हमारा समक्षेत्र प्रक्षेप है, इसमें अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी इस प्रकार से सुनिश्चित की जाती है कि जिससे किन्हीं दो अक्षांशों के वृत्तों से घिरे हुए भाग का मानचित्र में वही क्षेत्रफल हो जो उन अक्षांश वृत्तों के मध्य पृथ्वी के तल पर है। अर्थात जो पृथ्वी का जो वास्तविक क्षेत्रफल किन्हीं दो स्थानों, दो अक्षांशों के मध्य है, वही क्षेत्रफल होता है मानचित्र पर। इसलिए ये समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहलाता है, इसमें ये गुण पाया जाता है। अगर इसकी पहचान की बात करते हैं तो इसमें अक्षांश वृत्त सरल होते हैं, समांतर रेखाओं के रूप में होते हैं और प्रत्येक अक्षांश वृत्त की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है। इसी प्रकार से जो अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कम होती जाती है। ये इसकी दूसरी पहचान है, दूसरी विशेषता है। देशांतर रेखाएं भी सरल होती हैं, ये परस्पर समांतर होती हैं और इनके बीच की दूरी समान होती है। अक्षांश वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। लगभग सभी जो आपके बेलनाकार प्रक्षेप हैं उनमें करीब करीब यही गुण पाया जाता है। ध्रुव जो ग्लोब पर एक बिंदु होता है, प्रक्षेप में भूमध्य रेखा के बराबर लंबी सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित होता है। ये इस प्रक्षेप का एक अवगुण है, क्योंकि ध्रुव वास्तव में पृथ्वी के ऊपर, ग्लोब के ऊपर एक बिंदु के रूप में होता है, किंतु यहाँ सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुव भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुव तक समान लंबाई की बनाई जाती हैं, तो ये इसका एक दोष है। भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर होती है, इसलिए भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी मापनी सही होती है, मापक सही होता है। अन्य जो अक्षांश वृत्त हैं चूंकि अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समान लंबाई के होते हैं,
जबकि वास्तव में इनकी लंबाई ध्रुव की तरफ जाते जाते घटती है। तो वास्तविक लंबाई से बड़े होने के कारण उन पर मापनी शुद्ध नहीं होती है। प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं पृथ्वी के लघुकृत गोले के ध्रुवीय व्यास के बराबर बनाई जाती हैं, अतः वे अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती हैं। इसके फलस्वरूप देशांतर रेखाओं पर मापनी अशुद्ध हो जाती है। यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है, परंतु भूमध्य रेखा से दूर जाने पर क्षेत्रों की आकृति इसमें बहुत ज़्यादा विकृत हो जाती है। तो ये इसके गुण और दोष थे, इसकी विशेषताएं थी, इसकी पहचान के बारे में हमने चर्चा की। और अब इसके उपयोग की बात करें तो इस प्रक्षेप पर कभी कभी संसार के वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं, परंतु भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के वितरण मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से उत्तर और दक्षिण में आगे बढ़ने पर इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से परिवर्तन इसमें जो इसकी आकृति है उसकी दृष्टि से अंतर आ जाता है, और इनके जो लंबाई वगैरह है उसमें भी चूँकि अक्षांशों की लंबाई बढ़ जाती है वास्तविक लंबाई से, इसलिए ज़्यादा शुद्धता वहाँ पर प्रदर्शित नहीं होती। इस कारण से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के मानचित्र इसके ऊपर बनाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसकी रचना कैसे की जाए। देखिए, एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए रचना का विशेष ध्यान देने की बात है कि आपने यही प्रक्षेप बीए पार्ट 3 में भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ इसकी रचना विधि जो थी वो आलेखी विधि थी, ग्राफिकल मेथड था, जबकि एमए प्रीवियस में जो हम पढ़ रहे हैं वो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन इसका है, मैथमेटिकल मेथड से इसका कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी रचना कैसे की जाती है। इसकी रचना करने के लिए हम एक सवाल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आरएफ है 1:35 करोड़ और अक्षांश देशांतरों का अंतराल हम मान लेते हैं 30 डिग्री। तो इस अंतराल और इस आरएफ के ऊपर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की हमें रचना करनी है। इस स्थिति में हम इसकी रचना करें उससे पहले हमें इसके लिए कुछ गणना कार्य करना पड़ेगा। गणना कार्य करने के लिए पहला जो स्टेप है वो है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालना है, और उसको हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो इस आर की वैल्यू कैसे निकलेगी इसको समझना है। आर की वैल्यू को समझने के लिए एक सूत्र है, आर इज इक्वल टू आर बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा मापक का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर, और हमारा मापक का हर है, हमने आपको मापक बताया है, आरएफ बताया 1:35 करोड़। तो हमारा मापक का हर हो गया 35 करोड़। तो हमारे सूत्र के अनुसार आर निकालने के लिए आर बराबर 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर बटा 35 करोड़, इसका हमने भाग दिया, हल किया इसको, तो दूरी आ जाती है 1.8 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप हमारा होता है भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने का। उसका सूत्र है 2πr। चूँकि भूमध्य रेखा ग्लोब पर एक वृत्त है और वृत्त की परिधि भूमध्य रेखा के रूप में है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, इसलिए भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने का सूत्र भी 2πr ही है। यहाँ यदि हम इसको सूत्र में रखें तो 2 गुणा 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर हमारा 1.8 सेंटीमीटर आया, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 1.8 सेंटीमीटर बराबर इसकी वैल्यू जब हम हल करते हैं तो निकल करके आती है 11.3 सेंटीमीटर। और फिर तीसरा स्टेप है 2 संलग्न देशांतर है उनके बीच की दूरी। 2 संलग्न देशांतरों के बीच की जो दूरी है उसका सूत्र है भूमध्य रेखा की लंबाई गुणा इंटरवल बटा 360। भूमध्य रेखा की लंबाई हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है 11.3 सेंटीमीटर, अंतराल हमारा है 30 डिग्री,
तो 30/360, इसको जब हम हल करते हैं तो ये आता है 0.94 सेंटीमीटर। तो ये सब हमने निकाल लिया है। इसको निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रक्षेप की रचना करनी है। तो रचना के लिए हम पहले भूमध्य रेखा लेते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई लेकर के उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो उसका है उसके ऊपर हम लंब डाल देते हैं, ऊपर और नीचे। उत्तरी जो हमारा गोलार्ध है उसके अक्षांश बनाने के लिए और दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश बनाने के लिए। और इसके बाद भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर निश्चित अंतराल के ऊपर जो हमें अक्षांश बनाने हैं वो अक्षांश हम बना लेते हैं। और जो अक्षांश बनाते हैं उसमें हम अक्षांश रेखा की जो भूमध्य रेखा से दूरी है उसको हमें ज्ञात करना होता है। उस भूमध्य रेखा की दूरी को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है r sin थीटा। तो r sin थीटा में थीटा का मतलब है जिस अक्षांश का आपको दूरी निकालनी है भूमध्य रेखा से वो अक्षांश आपको लिखना है। r का मतलब हमने पहले जो हमारा लघुकृत जो गोला है पृथ्वी का उसका अर्धव्यास हमने निकाल रखा है वो r है, जो इस सवाल में 1.8 सेंटीमीटर था। तो 1.8 सेंटीमीटर गुणा r साइन हमारा अंतराल 30 है, तो हम भूमध्य रेखा के बाद पहला अक्षांश 30 डिग्री का निकालेंगे। तो 30 डिग्री के लिए उसकी दूरी हमने कैलकुलेट की। तो 30 डिग्री की दूरी हमने कैलकुलेट की तो 1.8 इंटू 0.5 इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से r साइन 60 डिग्री के लिए हम निकालेंगे। 30 डिग्री के अंतराल पर दूसरा अक्षांश बनेगा 60 डिग्री। तो 1.8 इंटू जो साइन 60 की वैल्यू है वो है 0.86603, इसको गुणा किया, ये वैल्यू आ गई 1.56 सेंटीमीटर। और फिर हम ध्रुव के लिए अर्थात 90 डिग्री के अक्षांश के लिए दूरी की हम गणना करेंगे। तो r साइन थीटा के फॉर्मूले से r साइन 90 डिग्री हो जाएगा, जिसमें 1.8 गुणा 1, क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, बराबर 1.8 सेंटीमीटर आता है। तो अब हम आसानी से इस प्रक्षेप की रचना कर लेते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई जो 11.3 सेंटीमीटर है वो 11.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। प्रारंभिक बिंदु पर ऊपर नीचे लंब, अंतिम बिंदु पर ऊपर नीचे लंब। और भूमध्य रेखा से उत्तर में और दक्षिण में जो हमने लंब डाले हैं उनके ऊपर क्रमशः 30 डिग्री उत्तर के लिए और 30 डिग्री दक्षिण के लिए निशान लगा लेंगे। जो हमारी दूरी आई थी 0.9 सेंटीमीटर, तो ऊपर नीचे निशान लगा दिए और दोनों ही तरफ हमने निशान लगा लिए भूमध्य रेखा के पूर्व में भी और पश्चिम में भी, और उनको मिला दिया। तो ये हमारे 30 डिग्री की अक्षांश रेखा बन गई। उसके बाद 60 डिग्री के लिए जो दूरी आई है वो दूरी हमने ले ली, निशान लगा लिए। जो हमारी दूरी आई थी 1.56 सेंटीमीटर, तो भूमध्य रेखा से उसकी दूरी का निशान लगा लिया, उत्तर में दक्षिण में दोनों को मिला दिया। इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बनाने के लिए 90 डिग्री के लिए r साइन 90 डिग्री के लिए जो वैल्यू आई थी डिस्टेंस की 1.8 सेंटीमीटर, भूमध्य रेखा से वही दूरी ली, दोनों तरफ निशान लगाए और उनको मिला दिया। तो ये आपके अक्षांश वृत्त बन गए। और अब आपको देशांतर बनाने के लिए, क्योंकि हमने दो संलग्न देशांतरों के बीच की दूरी पहले निकाली थी जो कि 0.94 सेंटीमीटर थी, उस 0.94 सेंटीमीटर दूरी को लेकर के हम भूमध्य रेखा के या तो पूर्व वाले या पश्चिम वाले जो बिंदु है प्रारंभिक बिंदु, वहाँ से स्टार्ट करके इस दूरी के आधार पर हम 30-30 डिग्री के अंतर पर निशान लगा लेंगे। तो हमारा ये जो जाल है अक्षांश देशांतरों का प्रक्षेप है ये तैयार हो जाएगा। जो बीच की जो हमारी देशांतर रेखा है वो हमारी सेंट्रल मेरिडियन होगी, इस पर 0 डिग्री, और इसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री के अंतर पर
हम अक्षांश और देशांतरों को देशांतर का जो अंकन है वो कर देंगे, और ऐसे ही हम उत्तर और दक्षिण में अक्षांशों का अंकन कर देंगे। और ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, नीचे हम इसका स्केल लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा एक प्रक्षेप